हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हिस्ट्री में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो कवर करेंगे। और जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक बार सिलेबस आपको देख लेते हैं। यह आपका सिलेबस है, जो हिस्ट्री वाला पोर्सन अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और यहाँ से ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, फिर ये तो अलग चीज़ है। फिर दूसरा आपका ये एक मिनट, उग्र राष्ट्रवाद के बाद से ये सारी चीज़ें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, फिर फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस कैसे बनती है। फिर अगर हम देखें फर्स्ट फेज ऑफ, मतलब जो उग्रवादियों का जो चरण था, जो क्रांतिकारी थे, उनका जो पहला चरण था वो कैसा था। फिर गांधी जी का जो उद्भव है, इमरजेंस ऑफ गांधी, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन सभी को अगर हम कवर करना चाहें एक किसी टॉपिक के अंतर्गत, एक किसी चैप्टर के अंतर्गत, वो सारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कवर हो जाता है। तो आपको पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं देखने को मिल रही होगी, तो मैं यही कर रही थी, ये सारे कंटेंट एक जगह बना रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको सारा का सारा PDF तैयार किया है, और थोड़ा लंबा भी है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट कवर हो गए हैं। बट हाँ, एक तो चीज़ श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसके पहले हमने हिस्ट्री की 2-3 वीडियो देखी होगी, तो और पॉलिटी की एक हमने मैराथन वीडियो देखी है, मैंने एक वीडियो डाली है पॉलिटी की। तो पॉलिटी आपका एक तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री में आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट देख लेंगे, और हिस्ट्री का जो और चैप्टर बच जाएगा, यानी एंशियंट और जो मॉडर्न वगैरह का जो भी बचा कुचा टॉपिक है, वो मैं एक वीडियो और लाऊंगी, उसमें आपको सारा का सारा कवर मिल जाएगा। इसके बाद से आपको 3 से 4 वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि आपका साइंस और एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट है, इसका एक वीडियो देखने को मिलेगा आपको, और एक ज्योग्राफी का एक वीडियो मिलेगा। और आपको, हाँ, करंट के लिए आप मेरी स्पीडी की जितनी भी मैंने वीडियो डाली है वो आप देख सकते हैं। मतलब भारत का जो, इंडिया का जो हमारा करंट अफेयर है ना, वो उसमें कवर हो जाएगा। बाकी बिहार का करंट अफेयर तो अलग से करना पड़ेगा। बाकी आपको जो हमारा डेली करंट वाला है कि 5-6 महीने का, पिछले 5-6 महीने का एग्ज़ाम से पिछले 5-6 महीने का क्वेश्चन पूछता है, वो आपको इस PD वाले से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास मैगजीन है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इन सारी चीज़ों की PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उन सभी को ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं टाइम है आपके पास, तो आप टेलीग्राम से जा करके आप उसकी कम से कम PDF पढ़ लें। PDF को 3-4 बार स्क्रॉल करके देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, तो आपको चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी और वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो 2-3 वीडियो आपको और देखने को मिलेगी, जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस और हिस्ट्री तो मैं करवाई रही हूँ, और पॉलिटी आपका हो चुका है। तो GS के हम सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो आपने देखा था 1857 का जो युद्ध होता है, जो क्रांति होती है, ठीक है। इसके बाद से होता है कि ब्रिटिशर्स एकदम से वो हो जाते हैं कि भाई इंडियन को हम कम में आंक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो सेना रहती है उसमें अंग्रेज़ों की संख्या ज़्यादा कर देते हैं और इंडियन की संख्या कम कर देते हैं, ताकि कहीं विद्रोह हो तो अंग्रेज उस पर क्या करें, हावी हो पाएँ, ठीक है। और इंडियंस को जो है मौका ना मिल पाए हमारे ऊपर चढ़ाई करने का, ये चीज़ें थी। और बाद जब 25 साल के बाद जो है एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब 1885 में A.O. ह्यूम के सलाह पे कह सकते हैं कांग्रेस का निर्माण होता है, कांग्रेस का गठन होता है ये कि कुछ ऐसा मेंबरों का एक सदस्य, एक गुट हो, एक गठन हो, ताकि वो अपनी बात इंडिया के तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात कह पाए, ऐसा A.O. ह्यूम का सोचना था। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कांग्रेस का गठन किया था, ठीक। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और प्रारंभ में इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये सब लोग उस वक्त कांग्रेस का जब गठन हो रहा था तो ये लोग शामिल थे इसमें, ठीक है।
और प्रारंभ में इसके मतलब बहुत सारे जो जितने भी लीडर थे वो लोग कुछ कहीं कोलकाता से थे, तो कहीं मुंबई से थे, मतलब यहाँ से लोग संबंधित थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको नाम जरूर याद रहना चाहिए, ताकि अगर पूछे क्वेश्चन कि शुरू जब कांग्रेस का गठन हुआ तो कौन कौन नेता इसमें शामिल थे। ठीक। और इसमें एक जो ब्रिटिश अधिकारी जिसकी मैंने बात की, A.O. ह्यूम, ये जो है भारतीयों को एक साथ लाने की भूमिका निभाए थे। इनका एक पर ये भी कोई इंडियंस के लिए बहुत वो नहीं कर रहे थे, ये इसमें भी अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा था। इनका ये था कि इससे क्या होगा, इंडियन जो है हमारे अंडर रहेंगे। ठीक है, जब किसी चीज़ का निर्माण आप खुद करो तो वो आपकी बात टाल नहीं सकते हैं, ये चीज़ इनका वो था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया गया कि देश को एक नई दिशा मिले, ऐसा इंडियंस का सोचना था। ये सारी चीज़ें हुई, और एक तरह से कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने बोला कि भाई ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, ये अपनी सेफ्टी के लिए एक तरह से रिंग बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। कौन? अंग्रेज सुरक्षित रहें। ठीक है, देखिए इस PDF में भी जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ते चल रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाल दी है, बट वो आपके समझने के लिए है। ठीक है, मैं वो बोल के बता दे रही हूँ। ठीक, अच्छा, यहाँ से क्या होता है, कांग्रेस जो यहाँ से हमने गठन देख लिया, स्थापना देख लिया। अब दूसरी चीज़, कांग्रेस में जो मतलब नेता थे उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे गर्म दल के, कुछ लोग थे नरम दल के। ये इसका क्या मतलब है कि मतलब कुछ की विचारधारा थी कि भाई हमें अंग्रेज़ों से एक तरह से बातचीत करनी चाहिए, मीटिंग्स करने चाहिए, हमें उनसे सलाह मशवरा करके हमें उन्हें अपनी बातें पत्र लिखने चाहिए। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें अपनी बात कह के इंडियंस को जो है राहत दिलानी चाहिए, और बहुत बाद में जा कर के हम इंडियंस को भारत से मतलब अंग्रेज़ों से छुड़ा लेंगे। ऐसा सोच जो था नरम दली कांग्रेस का था, जिसमें उदारवादी नेता थे। ठीक है, पर जो गर्म दल के नेता थे उनका ये मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, अंग्रेज हमें बस लूट रहे हैं, वो हमारे देश को कच्चे माल का सोर्स बना दिए हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था दिमाग में। ठीक, तो 1885 से 1905 तक का जो टाइम था ये नरम दली कांग्रेस का वर्चस्व वाला टाइम था। ठीक है, इसमें जितने भी नरम दल के नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, तैयब जी हैं, मेहता हैं, चार्लू हैं, बनर्जी हैं, दत्त हैं, आनंद मोहन बोस हैं, गोखले हैं, ये सारे लोग थे। तो ये लोग करते क्या थे, कैसे काम करते थे, तो संवैधानिक दायरे में रह के काम करते थे। मतलब जो अंग्रेज़ों ने रूल कानून बनाया था उसमें रह के ये लोग अपनी बातें रखते थे कि इंडियंस के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर हमें ये सुविधाएं चाहिए, ये चीज़ें। फिर जनमत का निर्माण करते थे भारत के पक्ष में। ठीक है, ये सारी चीज़ें भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देते थे कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आप समझो। ठीक, ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे, नरम दली नेता करते थे। ठीक है, और राष्ट्रवादियों में योगदान भारतीय के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें कि मतलब आप भारतीयों का शोषण नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी के जो कानून व्यवस्था उस पर चेंजिंग करनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं ये लोग पत्र आदि के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों से कहते थे। ठीक, तो चीज़ें होती हैं। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। जैसे इसको जो मैं बता रही हूँ ना, इसको आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई कांग्रेस का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरी चीज़, अब इसमें भी होता है कि नेता जितने भी लीडर्स थे उनका अपना मूड एक जो होता है ना, तो नरम दली नेताओं का जो टाइम था एक तरह से 1885 से 1905 तक का था। ठीक है, इसके बाद आते हैं गर्म दली नेता। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है 1905 से 1909। क्योंकि क्या होता है ना, जो नरम दली नेता होते हैं जितने भी अपने लेटर वेटर जितना भी कुछ संवैधानिक दायरे में रह के काम करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं भारतीयों की तरफ से, कुछ भी अंग्रेज मानते नहीं हैं। ठीक है, उल्टा और भी ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो भाई एक होता है ना, पारा एकदम पार हो जाता है। तो उग्र राष्ट्रवाद तभी उदय होता है, मतलब कि जितने भी गर्म दल के नेता रहते हैं कहते हैं छोड़ो ये लोग कुछ नहीं करने वाले, अब हम अपनी जो है काम करेंगे। हाँ, तो उग्र राष्ट्रवाद होता है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी गर्म दल के नेता होते हैं कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये हम लोग की बात नहीं सुनेंगे अंग्रेज, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। मतलब कि हम एक तरह से अगर शस्त्र भी उठाना पड़े, हमें बम गोलीबारी भी करने पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इतना एक तरह से उत्साह, इतना ज़्यादा करेज, इतना ज़्यादा जो है इनके अंदर हिम्मत कैसे आती है भारतीयों के अंदर, जो गर्म दल के नेता होते हैं। क्योंकि उस वक्त जापान जो है रूस पर विजय प्राप्त कर लेता है 1905 में। जापान एक बहुत छोटा सा देश है और रूस जैसे बड़े कंट्री पे उसने जो है विक्ट्री पा ली रहती है। ये चीज़ इंडियंस को बहुत क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी वो कभी भी भारतीयों को भारत अपना समझे ही नहीं। औपनिवेशिक राज्य भले हम थे इंडियंस,
पर उन्होंने कभी औपनिवेशिक का दर्जा ही नहीं दिया इंडिया को। वो हमेशा से एक तरह से कच्चे माल का सोर्स और एक तरह से उनको बस हमसे लाभ चाहिए था, ये चीज़ इंडियंस को समझ में आ चुकी थी। दूसरी चीज़ कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का जो विभाजन, ये सारे के सारे जो रूल अंग्रेजों ने लगाए इंडियंस के ऊपर, ये बहुत ही आहत करने वाले रूल थे, जिनकी वजह से जो है राष्ट्रवाद एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद की तरफ चल गया और बागडोर धीरे धीरे जो है गरम दल नेताओं की तरफ हो गई। अब होता है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था, इसके पहले बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, छिटपुट विद्रोह बहुत सारे हुए हैं, पर सन्यासी विद्रोह एक हुआ है जिसके बारे में कहाँ आपको मिलता है इसका साक्ष्य, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है कहाँ मिला है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ पे मिला है। ठीक है, 1897 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की और दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब इनका कहना था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया का धन बाहर ले जाते हैं, उसको बाहर मतलब एक तरह से कच्चा माल यहाँ से ले गए ब्रिटेन में, वहाँ पे इसको क्या किया, प्रोडक्ट बनाया और वही प्रोडक्ट ला के इंडिया में बेच दिया। तो दोनों तरफ से फायदा किसका हुआ, उन्हीं लोग का हुआ। तो ये सारे सिद्धांत ये लोग अपनी बुक में, अपने बहुत सारे पत्रिकाओं में प्रकाशित करके इंडियंस को जागरूक कर रहे थे। तो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक आती है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है हमारे इंडियन धन को जो है बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डाले हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी स्टोरी है इसके पीछे, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि आपको पीछे का फैक्ट पता हो। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण अब देखिए हो जाता है, अब उग्र राष्ट्रवाद हो जाता है। ठीक है, गर्म दल नेताओं का टाइम है। अब इसके बाद से होती हैं चीज़ें क्रांति वाली चीज़ें, कि कहीं पे किसी ने किसी की हत्या कर दी, कहीं कुछ हुआ, कहीं अकाल पड़ा, तो उसकी वजह से लोग उत्तेजित हो गए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्या होता है 1905 का जो बंगाल विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन जो होता है, इसके पीछे अंग्रेजों का मंसूबा ये रहता है बंगाल को कमज़ोर करना, क्योंकि बंगाल इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। आप कह सकते हैं बंगाल एक बहुत फ्लरिश स्टेट था उस वक्त, हर तरह से, मतलब चाहे वो व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कल्चर हो, हर तरह से बहुत ज़्यादा एक केंद्र था वो। तो इसको बांटने का काम इन लोगों ने किया। ठीक है, और उसको बांट करके पूर्वी बंगाल, असम एक साइड और एक जो पूरा बाकी बचा वो शेष बंगाल, तो बंगाल को बांट दिया इन लोगों ने 1905 में। ठीक है, अब इसका विरोध जो है उदारवादी नेताओं ने भी किया और जो गर्म दल के नेता थे उन लोगों ने भी किया। ये सारे गर्म दल के नेता में लाल बाल पाल जो होते हैं ये लोगों ने किया, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, इन सभी ने। और विरोध ये लोग कैसे करते थे, ये जितनी भी विदेशी वस्तुएं इंडिया में थी उन सभी का बहिष्कार कर देते थे, विदेशी कपड़ों को जलाना, जनसभाओं का आयोजन करना और जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे उनका निर्माण करना और अपने लोकप्रिय त्यौहार और मेलों में लोगों को इकट्ठा करना, उनको जागरूक करना कि आप इन लोगों को क्या है भगाने के लिए हमारा साथ दीजिए, आप इन सभी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से जो है एक तरह से बंगाल विभाजन का इन लोगों ने विरोध किया, सभी ने विरोध किया। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1900, ये 5 है एक्चुअली, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये 5 है। ठीक है, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ये पूछता है स्वदेशी आंदोलन किस उपलक्ष्य में किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन बंग भंग के टाइम में ही किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कहाँ किया गया था पूछता है, तो कोलकाता के टाउन हॉल के सामने। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जब ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, मतलब बंगाल विभाजन जब हो गया, बंगाल को बांट दिया अंग्रेजों ने, तो उस दिन पूरे देश में शोक दिवस, बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और वंदे मातरम ये नारा, फिर हमें विभाजन नहीं चाहिए, फिर बंगाल एक है, ये सारे नारे लगाए गए। ठीक है, अब ये आपको बातें अभी पूछ सकता है, जैसे कि ये जो आंदोलन की बात है ये कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी करके एक पुस्तक थी इनकी, 1905 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ये सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि संजीवनी किसकी रचना है, तो कृष्ण कुमार मित्र की। ठीक है, आंध्र के डेल्टा, जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा वाला इलाका है यहाँ पे, तो वहाँ पे बंगाल विभाजन को जो है क्या बोला गया था, वंदे मातरम आंदोलन बोला गया था। ठीक है, तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ ली कि वंदे मातरम आंदोलन किसको बोला जाता है, तो बंगाल विभाजन को ही बोला गया था। 1906 में जब कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन होता है,
ठीक है, देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन जो कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 में, तो उसके बाद हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था कहीं ना कहीं पे। ठीक है, इसकी मैं पिक आपको दे दूंगी कि जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उन सभी की पिक और शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस ऐप के माध्यम से ना कोई इमेज नहीं ऐड हो पा रही है, इसलिए मैं नहीं ऐड कर पाई इसमें, मैं अलग से आपको दे दूंगी। तो हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता था, कोई उसकी अध्यक्षता करता था। तो 1906 में उसी क्रम में 1885 से चलते हुए 1906 में जब अधिवेशन हुआ था तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे पहले स्वराज की मांग रखी गई थी कि हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, हमारा खुद का भारत होना चाहिए, हमें इस पर किसी का भी अधिकार नहीं चाहिए, हमारा खुद का राष्ट्र होना चाहिए। तो पूछता है स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर के अब जैसे कि ये जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारे तरीकों से जब मतलब इस बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था, तो उसके कारण कांग्रेस के लोगों के बीच में आपस में ही फूट पड़ गई और 1907 में कांग्रेस दो गुट में बट गया। और ये कौन सा अधिवेशन था, 1906 में तो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और सूरत में 1907 में कांग्रेस दो भाग में बट जाता है, गरम दल और नरम दल टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ नेताओं को ये तरीका पसंद नहीं आता है कि भाई आप इस तरह से मत करिए, जलाइए वलाइए मत, या फिर हमारे तरीके से। तो इस विचारों के मतभेद के कारण क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक, तो पूछता है क्वेश्चन कि कब कांग्रेस दो गुटों में टूटा था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। ठीक, अच्छा, जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो उस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला। ठीक है, तो ये पूछता है ये किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और यही गीत जाकर के बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, जो अभी भी है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जो कई बार जेल की यात्रा किए थे देश के आज़ादी को लेकर के। और मतलब इनके ऊपर जब ये कोई बात कहते थे, देशवासियों को जागरूक करने के लिए अपनी पत्रिका में चीज़ें लिखते थे, बताते थे कि आप अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर अंग्रेज आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो अंग्रेज इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा देते थे कि जो शासन यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, तुम उसका कैसे विरोध कर सकते हो। तो इस राजद्रोह के आरोप में कई बार ये जेल में गए, 1897 में भी गए, 18 मार्च को इनको कारावास हुआ था, 1908 में भी राजद्रोह के मामले में ये गए थे। फिर ये 1908 से 14 तक, मतलब 6 सालों तक ये वर्मा के मंडली जेल में गए थे, रहे थे कारावास में। ठीक है, तो पूछ लेता है कभी कभी, याद रखना है। और जब भारत में प्लेग फैल गया था पूरा, तो उस समय अंग्रेजों का बिल्कुल भी भारतीयों को लेकर कोई सहानुभूति नहीं थी। तो और ऊपर से और भी जाति कर रहे थे, तो इससे प्रभावित होकर बहुत ही हताहत होकर के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी जो उस वक्त था रैंड और एयरस्ट, इन दोनों की हत्या कर दिए थे। तो पूछता है प्लेग अधिकारी की हत्या किसने की थी, तो चापेकर बंधु जो दामोदर थे और एक बालकृष्ण थे। ठीक, ये सारे इंसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। अच्छा, बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने वाले लोग कौन थे, उसमें बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता भी थे। और इन दोनों ने मिलकर एक युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। तो पूछ सकता है युगांतर कब प्रकाशित हुआ था, 1906 में, किसने प्रकाशित किया था, याद रखना है। अच्छा, बंगाल में पीएम मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था भाई, खून का बदला खून। इसकी 500 शाखाएँ खोली गई थी। और जो अनुशीलन समिति जो थी, इसी के अंतर्गत एक सदस्य थे हेमचंद्र दास कानूनगो। तो ये पेरिस गए थे और इनको पेरिस भेजा गया इस संगठन के द्वारा, ताकि ये रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखें। ठीक है, तो पूछ सकता है कौन गया था पेरिस, तो ये हेमचंद्र दास कानूनगो। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की नामक संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से वो क्या करते थे, महाराष्ट्र में लोगों को जागरूक करते थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत ज़्यादा चरम लेवल पर ले जाने के लिए बाल गंगाधर तिलक का जो एक पत्र था, मतलब पत्रिका थी जिसका नाम केसरी था, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि केसरी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और ये मराठी भाषा में थी। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केसरी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। और किस भाषा में है ये, तो ये मराठी भाषा में थी।
ठीक है, और इसी के लिए इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप भी लगा था। ठीक, तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, और इन दोनों उत्सव का मेन पर्पस था कि हम एक तो अपने धर्म की भावना को एक दूसरे से बांटें, और दूसरी चीज़ हम अपने देश प्रेम को भी क्या करें, उजागर करें, और हम अपने देश से अंग्रेजों को भगाएं। ठीक, वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि आप भारतीय असंतोष के जनक हैं। ये क्वेश्चन एकदम कई बार पूछा कि भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा गया, किसने कहा है। ठीक, अब आते हैं हम अगले फैक्ट पे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और जो हमारे खुदीराम बोस हैं, इन्होंने 30 अप्रैल 1960 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयत्न किया था और बम फेंका था इनके ऊपर, पर गलती से बम एक गाड़ी पे गिर गई थी, कैनेडी की गाड़ी पे। उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं थीं और उनकी हत्या हो गई थी। तो इसके कारण जो है इनके ऊपर भी एक तरह से अंग्रेजों ने चढ़ाई बोल दी, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने तो खुद ही आत्महत्या कर ली अपनी, पर खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1960 में फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय नेता भी थे, और उन्होंने युगांतर दल के नेता उस वक्त जो कौन थे, बरिंदर कुमार घोष थे, और खुदीराम बोस इसके एक नेता भी थे। ठीक है, लंदन में जब जो भारतीय क्रांतिकारी काम कर रहे थे उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम आते हैं मुस्लिम लीग की बात। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, और जो शिमला सम्मेलन हुआ था तो उसमें सलीम उल्लाह खान जो ढाका के नवाब थे, इन्हीं के सम्मेलन पे ये चीज़ें हुई थी, और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क थे। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। अच्छा, भीकाजी रुस्तम कामा जो थी, ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1960 को, 60 नहीं 1906 है एक्चुअली, ये गलत हो गया है, ये 1906 को जो 7वां कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ पे ये भारतीय तिरंगा फहराई थी, इसके लिए इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई बार पूछता है भीकाजी रुस्तम कामा कहाँ, किस मूल की थी, तो भारतीय मूल की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके लिए इनको फांसी दे दी गई थी 1909 में। अच्छा, 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानेरी ने जैक्सन को गोली मार दी थी। ये सारे फैक्ट पूछे हुए हैं। ठीक है, अब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तो उसमें कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी, ये दोनों लोग इनवाइटेड थे, ये लोग आए थे और इनका स्वागत किया गया, और इसी के अंतर्गत कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्घोषणा हुई, जिसमें बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कब विभाजन हुआ था, कब रद्द हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, बिहार एक अलग राज्य बन गया, और बिहार के साथ उड़ीसा भी शामिल था तब तक। ठीक है, याद रखना है ये। और राजधानी जो भारत की उस वक्त कोलकाता हुआ करती थी 1911 से पहले, वो अब स्थानांतरित करके कहाँ बना दी गई? दिल्ली। तो भारत की राजधानी को ये लोगों ने दिल्ली कर दिया, जो अभी भी है, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर भी बम फेंका था, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट लोग शामिल थे, जैसे अमित चंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, ये सारे लोग शामिल थे। 1 नवंबर 1913 को कई भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में है, वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें सोहनलाल भाखना है। ये एक्चुअली सोहनलाल भाखना जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल का नाम इसमें बहुत प्रमुख है, तो ये याद रखेंगे आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी हिस्ट्री में, आप जान सकते हैं ये कोमागाटा मारू, ये एक जहाज़ का नाम था, एक्चुअली जापानी जहाज़ था। तो ये भाप शक्ति से चलने वाली जहाज़ थी, जिसको हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो है खरीदा था। जहाज़ में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा जी जो हैं लेकर इसके कनाडा के लिए रवाना हुए थे। बट जब वो वहाँ पे पहुँचे 23 मई को, तो वहाँ से अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 लोगों को ही उतारा, बाकी को वापस ज़बरदस्ती भेज दिया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। इसमें इतने सारे लोग थे और काफ़ी को इसमें गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, तो ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कामागाटा मारू। इसमें आप नाम किसका याद रखेंगे? बाबा गुरुदत्त सिंह का। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक, इंग्लैंड में लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य नेतृत्व जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर जी, ढींगरा जी और
लाला हरदयाल, जो कि आपके गदर पार्टी के एक तरह से प्रधान नेता थे। यहीं पर श्यामजी कृष्ण बर्मन ने जो है 1905 में भारत का शासन समिति इसकी स्थापना की थी, जिसको इंडिया हाउस बोला जाता था। और जो दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी 1857 का संग्राम। ये यकीन मानिए ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा, 1857 का संग्राम जो है ये पुस्तक किसकी रचना है, तो सावरकर जी की है। ठीक है। और सावरकर जी को 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में जो है गिरफ्तार करके इनको काले पानी की सज़ा दे दी गई थी। तो काले पानी की सज़ा किसको दी गई थी? सावरकर जी को, याद रखना है। ठीक। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल की स्थापना हुई थी। हमने पहले देखा था, ये गदर दल है एक्चुअली। और लाला हरदयाल ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी जो है संपादक किया था। अच्छा, एक और बात, ये जो गदर पार्टी थी, ये इनकी जो एक तरह से ये लोग ये क्रांति इसलिए करते थे क्योंकि इनको जो 1857 का जो विद्रोह था उसकी स्मृति में करते थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है कौन कौन देख रहा था? चट्टोपाध्याय जी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल। मतलब बाहर के ये लोग, इतने सारे लोग जो हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर इतनी सारी चीज़ें गतिविधियां हो रही थी। और 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। पूछता है क्वेश्चन, जिम्मरमैन योजना किस देश के साथ मिलकर के इंडियंस ने किया था? तो जर्मन विदेश मंत्रालय के साथ। और सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी और मुसलमानी ये लोग जो 5वीं लाइट इन्फेंट्री और जो 36वीं 5 बटालियन जो थी, सिक्स बटालियन, ये जो हमारे इंडियन सैनिक थे ना, ये लोगों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह इसलिए किया था कि अंग्रेज जो थे वो अपने सिपाहियों को कुछ अलग ही, मतलब एक तरह से ट्रीट करते थे और इनको कुछ अलग ही ट्रीट करते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे इसके लिए। अब हमारा वो चैप्टर कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वक्त अंग्रेज़ों की क्या स्थिति थी और भारत में क्या ये स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्थिति था, ये देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में पहली बात तो एक साइड में कौन कौन था? 2 ग्रुप होगी ना। तो पहले ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान एक साइड थे, और दूसरे साइड जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। ठीक। होम रूल लीग की स्थापना होती है इसी समय में होती है। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोग करते हैं, दोनों अपना अलग अलग करते हैं। और होम रूल लीग कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया था? ये आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पे लाया गया था। ठीक है। इसमें ये सारे नेताओं का नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी मात्र 6 शाखाएँ थीं, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और बरार में खोली गई थी। ठीक है। पर जो एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, उसकी 200 शाखाएँ थीं पूरे भारत में। ठीक है, इतने ब्रांच थे, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक योजना है जो आपको याद रखनी है। ये इसकी घोषणा हुई थी 1917 में। ठीक। कांग्रेस में अभी हमने इसके पहले देखा था जो 1907 का सूरत विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुट में बट गई थी। वही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जब होता है 1916 में, तो वो दोनों जो नरम दल गरम दल में टूटे थे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों दल में एकता हो जाती है। इसलिए जो है लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कब कांग्रेस का जो है मिलन हो गया था गरम दल और नरम दल का? तो 1916 की लखनऊ अधिवेशन। ठीक। और इसी में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल जाती है। और 1916 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद के पास में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये तीनों फैक्ट 1916 के बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये क्या था? ये सुधार, ये जो भारत मंत्री उस वक्त थे मॉन्टेग्यू थे, और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। तो इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश संसद में, और उसी बेसिस पे 1919 में जो है एक अधिनियम पारित किया गया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। इसका एकमात्र पर्पस था कि भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, कि किस तरह से गवर्नेंस किया जाए, कैसे क्या प्रांतीय स्तर पे सुधार कर लेने चाहिए, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है इन दोनों, एक तो मॉन्टेग्यू का नाम, चेम्सफोर्ड का नाम, कब भेजा गया था और कब ये पारित हुई थी। 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया था, इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो रूसी क्रांति हुई थी जिससे इंडियन लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, ये कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को हुई थी। ठीक। यहाँ तक हमने देख लिया कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब हम देखते हैं गांधी जी का अभ्युदय, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जन राष्ट्रवाद का युग। गांधी जी अभी तक सीन में नहीं थे, अब हमारे सीन में आ जाएंगे गांधी जी। गांधी जी का जन्म थोड़ा देख लेते हैं। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को
गुजरात के कठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पे। ये इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे, और जब बैरिस्ट्री का अपना पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद से एक गुजरात के व्यापारी रहते हैं दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कंडीशन बहुत बेकार रहती है, वहाँ पे गोरे काले के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इसका इन्होंने बहुत खतरनाक लेवल पर विरोध ये करते हैं। 1914 तक तो वहीं रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, और जितने भी वहाँ पे भारतीय रहते हैं उन सभी की समस्याओं को ये सॉल्व करते हैं। वहीं पर ये जो है नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये पूछता है किसने किया, तो गांधी जी ने किया। कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में किया। और वहीं पर ये अपनी एक पत्रिका जो कि जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, उसका ये संपादन करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। वहाँ गांधी जी गोरी सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक चीज़ें करते हैं। ये 1916 है एक्चुअली, 1996 नहीं है ये एक्चुअली ये काट देंगे हम। ये 1914-15 की बात रहती है, 1996 कहाँ से हो जाएगा। ये 1914-15 की बात रहती है अभी। तो यहाँ पे ये कौन सी नीति अपनाते हैं? अफ्रीका में तो सविनय अवज्ञा की नीति अपनाते हैं, जिसको सत्याग्रह का भी नाम दिया गया है। ये कई बार पूछता है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस तरह से समस्याओं को सॉल्व किया था, तो सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाकर। ठीक है। गांधी जी सहित जितने भी भारतीय थे उन्होंने वो सारे के सारे गांधी जी के साथ जो है मिलकर के इस सत्याग्रह में भाग लेते हैं। ठीक है। और गांधी जी 1910 में, ये 1906 वाला ये सही है, 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय फॉर्म क्या था? जितने भी सत्याग्रही थे, जितने भी भारतीय थे, उनको एक तरह से रहने जीने के लिए इन्होंने एक आश्रम टाइप की चीज़ बनाई थी, जहाँ पे सभी को खाने पीने का इंतजाम किया था। ठीक है। इसमें इनकी एक बहुत ही हेल्प किए थे जर्मन शिल्पकार मित्र थे इनके, कॉलिंग पार्क, इन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है। टोल टैक्स और भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने का भी नियम इन लोगों ने निकाल दिया। मतलब भारतीय विवाह को बोला कि ये गलत है, तो इसके विरुद्ध भी गांधी जी ने एक वो किया। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें लॉर्ड हार्डिंग ने भी इसकी निंदा की थी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और एक जो कर लगाया था इन लोगों ने 3 पाउंड का कर, और जो ये पंजीकरण संबंधी जो ये नियम लगाया था, इन सभी को जो है गांधी जी ने वहाँ पे विद्रोह वगैरह किया और उसको फिर ख़त्म करवा दिया। और फाइनली ये सारी चीज़ें, ये सारे कानून समाप्त करके गांधी जी 1915 में इंडिया में आते हैं। ठीक। साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि बिहार में जो एक जगह है चंपारण, वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था चल रही थी। 3 कठिया व्यवस्था क्या होती है कि उस वक्त नील की खेती कराई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, ऐसा होता था कि हर किसान को अपनी भूमि का जो खेत है उनका, उनके 3/20 हिस्से में जो है नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। तो इसी को 3 कठिया पद्धति बोला जाता था। तो ये चीज़ें चल रही थी। पर क्या हुआ था कि जर्मनी में जो है केमिकल कलर का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद से नील की खेती का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये नील का चलन कम हो जाता है। पर फिर भी जो है अंग्रेज़ ज़बरदस्ती इनसे और भी फसल वगैरह उसमें उसकी खेती कराते हैं और उसका कर अपने खुद वसूलते हैं। तो ये एक तरह से जाती होती है किसानों के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, चंपारण के एक प्रमुख आंदोलनकारी रहते हैं राजकुमार शुक्ल। तो ये गांधी जी को क्या कहते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए यहाँ पे, ये समस्या जो है चंपारण की ये जो समस्या है इसको सॉल्व करिए। तो उसको लेकर के गांधी जी 1917 में गांधी जी, फिर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरी, ये सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे फिर गांधी जी बहुत सारे आंदोलन वगैरह करते हैं, और उस आंदोलन का नाम रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका प्रयोग करते हैं और फिर इस समस्या को ये जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये चीज़ कहाँ हुआ था, और किस तरह से गांधी जी ने इसको जो है सॉल्व किया था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग करके। ठीक है। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है। क्या होता है, अहमदाबाद के मिल में जो है जो मज़दूर होते हैं वो बोनस को लेकर के मालिक और मज़दूर के बीच में विवाद हो जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी मज़दूरों को बोलते हैं कि आप 50% ना मांगिए, आप 35% बोनस की मांग करिए। मज़दूरों से कहते हैं गांधी जी, अपने मिल मालिक से बोलिए कि आप 35% की आपको ज़रूरत है। और जो मालिक रहता है वो मात्र 20% ही उनको दे रहा होता है। तो बाद में फिर यहाँ पे जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की। अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए इन्होंने प्रथम भूख हड़ताल किया था, और भूख हड़ताल का प्रयोग करने के बाद जो है
फाइनली जो है जो मिल मालिक होते हैं वो मजदूरों को 35% बोनस देने पे जो है राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पे एक तरह से जीत दर्ज करते हैं महात्मा गांधी। तो ये पूछता है इसमें अहमदाबाद के बारे में कि क्या चीज़ प्रयोग करके इन्होंने जो है ये चीज़ सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कब प्रथम भूख हड़ताल किया था। तो ये 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल वाले में किया था। ठीक, उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात का जो एक खेड़ा जगह रहता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही पानी वानी नहीं बरसता है, बहुत ज़्यादा फसल, सारे किसानों की फसल जो है बर्बाद हो जाती है। और उस वक्त भी ये एक नियम था कि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का कुल उत्पाद की चौथाई से भी कम है तो जो कर है वो नहीं लिया जाएगा, वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। पर अंग्रेजी सरकार उसके बाद भी उनसे कर ले रही थी जबकि उनके पास कोई उत्पादन नहीं था और नियम के अनुसार, जो कि गलत था। तो इसको लेकर के खेड़े ज़िले के जो युवा अधिवक्ता रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये और भी बहुत सारे युवा रहते हैं जो इसका विरोध कर रहे होते हैं। वो लोग गांधी जी के साथ जो है खेड़ा गांव का दौरा करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि आप बिल्कुल भी, किसानों से बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी किसान जो है एक भी कर नहीं देंगे और अंग्रेज़ों को ये कर जो है माफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। और गांधी जी बोलते हैं अंग्रेज़ों से कि यदि आप किसानों को समय दें तो किसान खुद अपनी इच्छा से ही लगान भर देंगे। अंततः जो है यहाँ पे प्रथम असहयोग आंदोलन होता है गांधी जी द्वारा और जो अंग्रेज़ जो है इनकी जो कर है उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये भी इसमें आपको याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने किस चीज़ का प्रयोग किया था। तो प्रथम असहयोग आंदोलन में, यानी कि चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद वाले में भूख हड़ताल और यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में प्रथम असहयोग आंदोलन। ठीक, इसके बाद इसी क्रम में आता है 1919 में रोलेट एक्ट कानून। इसको काला कानून बोला जाता है। ये इसका मतलब क्या था कि ये मार्च 1919 में जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा लाया गया ये कानून था। इसमें क्या होता था कि बिना किसी अगर अंग्रेज़ों को किसी के ऊपर शक है, किसी भारतीय के ऊपर, स्पेशली वो भारत के लोगों के ही लिए था ये एक तरह से, अगर उनको शक है तो बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के वो जो है वो किसी भी इंसान को मात्र शक के बिना पे जो है जेल में डाल देते थे। तो इसको लेकर के बहुत सारा विरोध हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई और इसको बोला गया था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ठीक है, ये नियम का नाम आप याद रखेंगे। तो इसके खिलाफ भी बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1919 को। परंतु क्या हुआ था, इसमें ऐसा हुआ कि ये लोग पूरे इंडियंस और जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा कि हम एक डेट को जो है 6 अप्रैल को हम जो है क्रांति का शुरुआत करेंगे, हम एक तरह से इसका विरोध करेंगे। पर क्या हुआ कि उस वक्त कम्युनिकेशन तो इतनी अच्छी रहती नहीं थी, ना ही टेलीफोन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो डेट को लेकर गड़बड़ी की वजह से कहीं पे कभी कोई विद्रोह हो रहा था, कहीं पे कभी कोई विद्रोह हो रहा था। और इन्हीं सब चक्करों में जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक, क्या रहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, बैसाखी का दिन रहता है, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जलियांवाला बाग में जितने भी लोग रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जितने भी हमारे नेता रहते हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, शांतिपूर्वक बैठ के विरोध कर रहे होते हैं। इस पर भी जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर रहता है वो, उसको मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो क्या करता है, गोली चलाने का आदेश देता है। और गोली चलाने का आदेश तब तक देता है कि जब तक एक भी इंसान उसमें ज़िंदा न रहे। इतनी बर्बरता से ये मतलब काम किया गया रहता है और इसमें लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं 13 अप्रैल 1919 वाले दिन। और ये इतनी बर्बर घटना रहती है कि इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। और शंकर राम नागर जो है उस वक्त वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य रहते हैं। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। और यहाँ पे जो गांधी जी अपना सोच रहे थे सत्याग्रह शुरू करने का, तो वो भी अपना समाप्त घोषित कर देते हैं। कब? 18 अप्रैल 1919 को। ये ऐसी घटना रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और घटना इम्पॉर्टेंट है। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम जो है बदल कर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल ओ डायर रहता है, जो कि ये यहाँ पे विरोध के टाइम में संचालन कर रहा होता है पूरे चीज़ को, मतलब सारे सेना को संचालन कर रहा होता है जलियांवाला बाग के टाइम में, उसकी हत्या कर देते हैं उधम सिंह। उधम सिंह को इसके लिए 1940 में फांसी भी दी
दे देते हैं अंग्रेज वाले। अब क्या होता है कि एक इसमें जो करंट अफेयर की बात है कि इनकी जो अस्थियाँ थी वहाँ ब्रिटेन में थी, उनको 1974 में वापस इंडिया लाया गया। ये आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है कि मे भी आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग क्यों? क्योंकि भाई जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई रहती है उसको लेके सभी लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, अंग्रेजों का, फिर डायर का। तो उसको लेकर के हंटर समिति ब्रिटिश सरकार को बनानी पड़ती है कि चलो जांच कर लेते हैं। इनका भी कोई मर्जी नहीं रहता है इनकी, बट एक दबाव के कारण। तो 1 अक्टूबर 1919 को जो है हंटर समिति आती है। इसके जो हेड रहते हैं वो लॉर्ड हंटर रहते हैं, इसलिए इसका नाम हंटर कमेटी रहता है। ठीक है, ये एक तरह से ये जांच करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि इसमें भारत की तरफ से कौन रहता है। तो भारत में सदस्य के हिसाब से सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ा रहते हैं, और मुंबई के कुलपति रहते हैं मुंबई विश्वविद्यालय के। फिर पंडित जगत नारायण रहते हैं, संयुक्त प्रांत के विधायक परिषद, संयुक्त प्रांत यूपी को बोला जाता था उस वक्त, वहाँ के सदस्य। और भी ये सारे लोग, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता, ये लोग कुछ लोग शामिल रहते हैं इस हंटर आयोग में। और ये लोग कमेटी जो है क्या करती है, जांच करती है। पर एक बात सही बताएं कि ये जांच का कोई मतलब नहीं रहता है कि फाइन, क्योंकि डायर भले ही वहाँ से इस्तीफा दे देता है अपने पद से, पर उसको ब्रिटेन में जाकर के इतना लोग दान वान देते हैं, वो आराम से अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर लेता है, उसको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का। इतने मतलब कह सकते हैं। चलिए छोड़िए इसको, अगला देखते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो था ये 1919 से 1922 के बीच में चला था। ये मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया गया एक पॉलिटिकल भी था, पर एक तरह से रीजनल भी था ये। ठीक है, कैसे? एक्चुअली इस वक्त जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें टर्की तो एक तरह से हार गया था, तुर्की जो है। तो वहाँ पे तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे सारा कुछ ख़त्म कर दिया, खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया था। तो उसको लेकर के भारत के जो मुसलमान वर्ग के लोग थे उनको बहुत बुरा लगा। उन लोगों को बोला कि नहीं, आपको वहाँ का ये जो पद है ना उसको आपको दोबारा से चालू करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के जो है खिलाफत आंदोलन लाया गया। ठीक है, और इसमें जो है 1919 के प्रारंभ में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हजरत मोहानी, ये सारे लोग मिलकर के खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। और इसको गांधी जी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 1919 में इसका आयोजन होता है दिल्ली में। फिर अब इसको एक तरह से शो करने के लिए, इसका विरोध मतलब इसको दिखाने के लिए कि तुर्की के साथ जो भी अंग्रेज़ों ने किया है उसको, उसका विरोध करने के लिए भारत के मुसलमान क्या करते थे और भारत के लोग क्या करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। ये सारी चीज़ें, विदेशी बातों को नहीं मानते थे, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करते थे। ये सारी चीज़ें हुई। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। कब? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। और 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त जो है क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की। और गांधी जी ने 3 मांगें रखी। पहला, तो आप तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करिए अंग्रेज़ों को। दूसरा, सरकार जो है पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, उस वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपने किया है उसका निराकरण करे और हमारे स्वराज की स्थापना करे। ये जो है 3 मांगे जो है गांधी जी ने रखी। ठीक है, आंदोलन का अंतिम चरण ये हुआ कि 1 फरवरी 1919 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार जो है, सरकार ने क्या किया था, जो प्रमुख नेता थे उनको क्या किया था, बंदी बना लिया था अंग्रेजी सरकार ने। तो गांधी जी ने बोला कि अगर आप उनकी स्वतंत्रता बहाल नहीं करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, और अंग्रेज़ों ने प्रेस को भी कंट्रोल कर लिया था ताकि हमारे बारे में कुछ गलत ना छपे, लोगों को सच्चाई का पता न चले। तो इसके लिए गांधी जी ने बोला कि अगर आप एक तो नागरिकों को नहीं छोड़ेंगे, बंदियों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे राजनीतिक बंदी हैं, और जो अगर आप प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी गांधी जी जैसे सोच रहे थे कि भाई अब सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब शुरू किया जाएगा पूरे देश स्तर पे, पैन लेवल पे, तब तक चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, चौरी चौरा घटना हो जाती है। मतलब एक के बाद एक घटना होती है। और ये जो मेन पूरे भारत के लोग जो मिल करके एक आंदोलन करना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो हो ही नहीं पा रहा था। चौरी चौरा क्या होता है भाई? चौरी चौरा एक्चुअली उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर जो जिला है वहाँ के एक कस्बे की घटना है। होता क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ भारतीय नागरिक जो मिल करके अंग्रेजी लोग की जो शराब की दुकान हुआ करती थी उसका विरोध कर रहे थे बैठ के।
तो क्या होता है, अंग्रेजी पुलिस वहाँ पे आती है और वो लोग क्या करते हैं, गोली तान देते हैं। अब गोली तानने को लेकर के क्या होता है भाई, कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं भारतीय, सब भड़क जाते हैं और उनको जेल में, जो पुलिस थाना बगल में ही रहता है, उनको दौड़ाते हैं और उस फिर क्या होता है, सारे के सारे ये अंग्रेजी पुलिस क्या करते हैं, ये लोग जाके उसी जेल में खुद ही जाके, मतलब अपने पुलिस थाने में जाके अपने को अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और ये इंडियन क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। अब ये होता है कि उसमें फिर 22 पुलिसकर्मी लगभग जो है मर जाते हैं और 3 नागरिक मर जाते हैं। अब इस घटना से क्या होता है, महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन छेड़ने वाले थे पूरे देश के लेवल पे, उसको वापस ले लेते हैं। और फिर यहाँ से जो है गांधी जी को भी एक तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं कि गांधी जी ने प्रोवोक किया है, उत्तेजित किया है लोगों को ऐसा करने के लिए, तो इनको भी 6 साल की जेल हो जाती है 13 मार्च 1922 को। पर गांधी जी का चूँकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो इनको 1 साल बाद, 2 साल बाद इनको जो है 5 फरवरी 1924 में छोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, अब यहाँ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है मोतीलाल नेहरू और दास जी के द्वारा। और अब तक जो है गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस की बेलगांव की अध्यक्षता किए थे 1924 में। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है कि हिंदुस्तान पब्लिक संगठन ये पूछता है कई बार किसी की मतलब स्थापना किसने की, तो सचिंदर सान्याल ने की थी 1924 में। और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। इसको क्या है, आपको याद रखना है, सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, पर जो भगत सिंह ने स्थापना की उसमें रिपब्लिक वर्ड है, जिसे इनका याद रखेंगे HSA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन, और इनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA इनका है। तो ये एक वर्ड का डिफरेंस है, याद रखना, और डेट भी याद रखना है। 1928 में भगत सिंह किए थे, सचिंदर सान्याल 1924 में इसका स्थापना किए थे। और यहाँ पे कुछ जातीय आंदोलन भी हो रही थी, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन 1925 को हुआ था, जो कि है M रामस्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया था। केरला का ये आंदोलन, ये M है, ठीक है, ये M है, F नहीं है, ठीक है। मद्रास केरला सब आसपास में सटा हुआ था, तो वहाँ पे ये चलाया गया था। सतारा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था सत्यशोधक कार्यकर्ताओं द्वारा। फिर भास्कर राव जाधव द्वारा जो है महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन चलाया गया था। फिर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था महारो का आंदोलन। ठीक, केरल में के अय्यप्पन और C केशवन के नेतृत्व में इरझावो का आंदोलन चलाया गया था। और पंजाब में फजल ए हुसैन द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जैसे कि ये सारे आंदोलन आपको याद रखने हैं जो कि जातियों से संबंधित आंदोलन है। राजनीतिक लेवल पे भी, जाति लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, हर लेवल पे अलग अलग अपना इस टाइम में जो है आंदोलन वगैरह चल रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन जो है, ये इसमें कौन कौन से स्टेट बहुत ज़्यादा थे, इसमें पंजाब, यूपी, बिहार एकदम कवर था इसमें, यहाँ पे ज़्यादा थी। जबकि युगांतर और अनुशीलन समितियाँ जो है बंगाल साइड में सूर्यसेन के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, जहाँ पे चटगांव विद्रोह वगैरह हो रहे थे। ठीक, अभी देख लेते हैं काकोरी कांड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों द्वारा सहारनपुर से जो लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही थी, 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, उसमें ट्रेन का खजाना लूट लिया था काकोरी नामक स्थान पे। ये लोगों ने ट्रेन को रोक करके, इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। होता क्या है कि इसके बाद जो है 1927 में सत्येंद्र सान्याल को आजीवन जो है कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो रहते हैं ये फरार हो जाते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं। बाद में इनको भी 1925 में एक मुठभेड़ में, आगे हम देखेंगे उसको। और इसके बाद हम देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है, 1928 में होता है। होता क्या है कि 1928 में लाला लाजपत राय जब जो है ये साइमन कमीशन के, मतलब गो साइमन करके ये लोग जो साइमन कमीशन का एक तरह से वो कर रहे थे कि साइमन कमीशन यहाँ क्यों आया, क्योंकि उसमें कोई इंडियन नहीं थे, तो उसका ये विरोध कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय पे क्या होता है, अंग्रेज लाठीचार्ज कर देते हैं और इनकी बहुत, मतलब एक संघातिक तरह से इनके ऊपर प्रहार किया जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे सभी लोग बौखला जाते हैं, और स्पेशली जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, ये लोग इनकी मौत का कारण सैंडर्स को ही मानते हैं और 17 दिसंबर 1928 को इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक, अब इसके कारण फिर क्या होता है, लोग जो है एक तरह से भगत सिंह और इनके जो ग्रुप के लोग रहते हैं, इनको एक तरह से आतंकवादी की कैटेगरी में देखने लगते हैं।
तो भगत सिंह का ये मोटो रहता है कि हम ये सारी चीज़ें भारतीयों की बहाली के लिए, आज़ादी की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एक तरह से प्रूफ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल जब पास होता है तो वहाँ पे उसका विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो है खाली असेंबली में जो है, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पे जो है बम फेंकते हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो। पर वहाँ पे जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वहाँ पे ऐसे बम फेंकने के बाद भी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। वो चाहते तो भाग जाते, पर वो शो करना चाहते थे कि हम आतंकवादी नहीं है भाई, हम खुद ये भारत के लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, अपनी जान तक गंवाने को हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इंडियन जो है उनको ये समझ पाए और देश प्रेम को समझ पाए, ये सारी चीज़ें शो करने के लिए जो है यहाँ पे खाली बेंचों पे इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था एक बार कि बम फेंकने के दौरान कौन सा नारा लगा रहे थे ये लोग, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाता है और फिर ये लोग को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया जाता है। और वहाँ पे 1931 में, मैंने 1925 गलती से बोला था, 1931 में इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद के एक पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि काकोरी कांड के बाद फरार हो गए थे, वहाँ पे इनको पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है इनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं और ये जो है मारे जाते हैं। वहाँ पे कहेंगे शहीद हो जाते हैं, मारना तो गलत बात है। अच्छा, फिर एक बार हम ये देख लेते हैं चटगांव शस्त्रागार, जो बंगाल की साइड जो सूर्यसेन के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, तो वहाँ पे चटगांव शस्त्रागार लूट हुई थी 1930 में। यहाँ पे चटगांव एक जगह था जहाँ पे अंग्रेज़ों की शस्त्र अस्त्र रखने की एक जगह होती थी। वहाँ पे क्या हुआ था, तो ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, वहाँ उस पूरे शस्त्रों वगैरह को लूटने की कोशिश करते हैं, हथियारों वगैरह को। तो उसी के तहत जो है इस काम को अंजाम देने के लिए वहाँ की टेलीफोन व्यवस्था और जितना संपर्क हो सकता है पुलिस और वहाँ के जगह में, वो सारे संपर्क को ये लोग तोड़ देते हैं। और इसमें शामिल रहते हैं सूर्यसेन, मास्टरदा इनको बोलते थे लोग। ये सारी चीज़ें होती हैं और फाइनली ये लोग लूट लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे तिरंगा झंडा भी फहराते हैं। ठीक है, पर 1933 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1934 में इनको फांसी भी दे दी जाती है। ये जो घटना हुई रहती है इसमें कुछ महिलाएं भी सामने आती हैं, जिसमें कि प्रीति लता वडेडार थी, जिन्होंने जो है रेलवे इंस्टीट्यूशन में, चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूशन में छापा मारा था और शहीद हो गई थी। और कल्पना दत्त भी इसमें थी। और दिसंबर, मतलब ये कहने का मतलब है कि महिलाएं भी शामिल थी। दिसंबर 1931 में दो स्कूली छात्राएं सुनीति चौधरी और शांति घोष ने एक जिला अधिकारी जो कि अंग्रेज था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बीना दास ने, जो कि दीक्षांत समारोह में खुद गवर्नर के ऊपर जो है बहुत नज़दीक से 1932 में गोली चलाई थी। ठीक है, ये कुछ आप हो सकता है नाम पूछ लें इनका, तो नाम आप इनकी घटना के साथ याद रखेंगे कि किस लिए ये फेमस है। और ये साइमन कमीशन अब आता है। इसी साइमन कमीशन को लेकर के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह रहता है, जिसको 1927 में बनाया जाता है। ये संवैधानिक सुधार के लिए आया रहता है। एक्चुअली जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, तो ये उसकी जांच करने आया रहता है कि कितना सुधार हुआ है इंडियन में। ठीक है, इंडिया के संविधान व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाया गया था उसका कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो होता क्या है, जो साइमन कमीशन रहता है इसमें एक भी बंदा भारतीय नहीं रहता है, सब इंग्लिश वाले रहते हैं, सब अंग्रेजी रहते हैं। तो इसको लेकर के भारतीयों के जो पारे एकदम हाई हो जाते हैं कि भाई तुम जांच करने आए, तुम्हारे में कोई इंडियन है ही नहीं, वो हमको क्या समझेंगे। तो इसी को लेकर के सभी ने इसका विरोध किया। और इसमें क्योंकि इसके हेड थे सर जॉन साइमन, तो इसी के लिए इसका नाम जो है साइमन आयोग रखा गया। ठीक है, और इसकी सभी ने क्या की, इसका विरोध किया और इसका स्वागत काले झंडे से किया, मतलब एक तरह से। और यहाँ पे देखिए ये गो साइमन बैक है, तो गो साइमन बैक कर दिया इसको, मैं सही कर दूँगी इसको, ये गो साइमन बैक के नारे लगाए गए और इनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, पर बाहर क्या करेंगे, इस दौरान जो है बहुत सारे क्रांतिकारियों को मारा भी गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुई और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत को लखनऊ में बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। और ये सारी चीज़ें जब हुई तो जब ये इनके ऊपर लाठियाँ बरस रही थी, तो इन्होंने बोला, क्या नाम है, सॉरी, लाला लाजपत राय ने बोला कि आज मेरे ऊपर बरसी हुई हर एक लाठी की चोट कल अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, और 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। और उसी के बाद तो इन्होंने हत्या भी कर दी थी भगत सिंह और लोगों ने। साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि विधानसभा का इसमें कोई भी,
मतलब भारतीय जन नेतृत्व तो है ही नहीं, था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये पूछता है कि किस पार्टी ने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है। अब 1928 में क्या होता है, भारतीय सचिव जो रहता है लॉर्ड बिरकेनहेड, वो भारतीयों को बोलता है कि आप लोग अपना देश नहीं चला सकते हैं। तो इंडियंस बोलते हैं क्यों नहीं चला सकते, हम चला सकते हैं बिल्कुल भी अपना देश, हम अपने लिए कानून नियम बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो भारतीयों को चुनौती दे देता है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा संविधान बनाओ जो कि आपके यहाँ के सभी गुटों और दलों को मान्य हो। तो उसी लिए जो है मोतीलाल नेहरू जो रहते हैं 1928 में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट, इसको नेहरू रिपोर्ट 1928 बोला जाता है। ये एक तरह से दस्तावेज रहता है कि हमारे देश का संविधान क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये मोतीलाल नेहरू ये जो है तैयार करते हैं और ये उत्तर रहता है कि हम अपने देश को चला सकते हैं। ठीक। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, हमने देखा था 1906 में सबसे पहली बार स्वराज का नाम लिया गया था, स्वराज वर्ड की हमें स्वराज चाहिए। ये 1906 वाले अधिवेशन हुआ था। 1929 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था उसमें पहली बार भारत ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जो है रावी नदी के तट पे जो है नेहरू ने जो है झंडा भी फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। और तभी से लेकर के 26 जनवरी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से ये निकले और 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। और तब तक पता नहीं कितने हजार करोड़ लोग इनके साथ जो है उस सफ़र में चल पड़े थे। 24 दिन के बाद जो है 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं वहाँ पे नमक कानून के लिए। नमक कानून को तोड़ते हैं नमक बना करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, नमक के ऊपर भी अंग्रेज कर लगा देते, तो नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं। ठीक। यहाँ के बाद जो है 4 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ रहता है। मतलब गांधी जी ने अपने कुछ मांगे रखी थी इरविन के सामने कि आप हमारी ये मांगे जो है मान लीजिए, पर गांधी ये इरविन नहीं मानता है। और इसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। मैं भी आपसे पूछ दूँ दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। फिर 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार एक दस्तावेज प्रकट करते हैं, एक तरह से शो करते हैं। और उसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम की बात की जाती है। यही आज आपके जो सब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रस्तावना जो है वही है, उस वक्त ये पेश किए थे और इसमें इनकी हेल्प किए थे एम एन राय। ठीक। इसके बाद अब गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। ब्रिटिशर्स बात करना चाहते हैं अंग्रेजों कांग्रेस से और भी भारतीय जो जो रियासतें रहती हैं वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वालों से। फिर और भी जितने भी गुट रहते हैं, भारतीय दल रहते हैं, उन सभी से बात करना चाहते हैं। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को। इसमें गांधी जी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। अच्छा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में से गांधी जी केवल सेकंड वाले में शामिल होते हैं। और इन तीनों के दौरान जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, रैमजे मैकडोनल्ड रहते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय रहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। गांधी जी सेकंड वाले में शामिल होते हैं, पर जिस पर्पज़ के लिए ये लोग शामिल होते हैं कुछ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। ठीक। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम रहता है हुंकार। ये किससे जुड़ी रहती है, तो किसान आंदोलन से, किसान के हित से, इन्हीं सभी चीज़ों से जो है हुंकार पत्रिका संबंधित रहती है। 1939 में महात्मा गांधी जी और एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है। तो महात्मा गांधी जी अपने तरफ से प्रत्याशी को उठाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को। अपोजिशन में रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। किस पद के लिए, तो कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए, अधिवेशन की जो अध्यक्षता होने वाली थी उसके लिए 1939 में। पर पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से इनके बीच में मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। किस बात के लिए, भाई सांप्रदायिकता की जो बात हो रही थी कि दलितों को अलग से सीट दिया जाए, हिंदू में भी बांटने की बात हो रही थी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर। और गांधी जी ने फाइनली जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया 1932 में। और जनवरी 1933 में इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। और 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा शुरू की
और संपूर्ण भारत की यात्रा की 1933 से लेकर के 1934 तक। ठीक है, ये एकजुट करना चाहते थे और ये एक तरह से अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे। 24 सितंबर 1932 को जो है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पूना पैक्ट होता है, ताकि जो है जो सांप्रदायिक चुनाव की बात रहती है उसको ख़त्म करने के लिए। और एक और ख़ास बात, जो साइन हुआ रहता है ना, पूना पैक्ट समझौता एक्चुअल जो हुआ रहता है वो डॉक्टर अंबेडकर और नेताओं के बीच में हुआ रहता है, यहाँ गांधी जी नहीं रहते हैं, पर गांधी जी की तरफ से ये चीज़ें हुई रहती हैं, ये बात है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नया ही गठन बनाया, एक नया गुट बनाया, एक नया कह सकते हैं ग्रुप बनाया, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। ठीक, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को भावनगर में व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब उन्होंने बोला कि आप पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा। तो ऐसे सबसे पहले इंसान थे, सत्याग्रही थे, विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन बोला गया। ये शुरू हुआ था कब, ये याद रखना है। ठीक है, 26 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ से ये लोगों ने अब पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की, एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र की बात मांग ये लोग रखे थे। तो कब रखे थे, ये बड़ा जरूरी है याद रखना। 1942 में कांग्रेस जो है अंग्रेज भारत छोड़ो ये प्रस्ताव जो है पारित करती है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन होता है मुंबई में, और यहाँ से ग्वालियर टैंक में यहाँ पे के पास यहाँ पे अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे होते हैं। यहीं से अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो कब हुआ था, क्या प्रस्ताव था, कहाँ पे हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, ये बड़ा जरूरी है। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गई, जिसमें गांधी जी ने नारा लगाया था, करो या मरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कौन सा नारा, मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, तो ये आपको याद रखनी है। 1942 को प्रातःकाल गांधी जी और अन्य जो कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले दिन जो है क्या हुआ, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार कर लिया। पर यहाँ पे आंदोलन बंद नहीं हो गया, नेताओं को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं हुआ। जितने भी भारतीय थे, जितने भी किसान वर्ग, सारे वर्ग के लोग जो है इसमें एकदम मिल करके पूरे पैन इंडिया लेवल पे पूरा आंदोलन हुआ जोश खरोश के साथ, सभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सभी लोग आंदोलन कर रहे थे और सभी अंग्रेजों को भारत से जो है भगाना चाहते थे। यहाँ पे इसी आंदोलन के दौरान जो है उषा मेहता का नाम सामने आया। ये बहुत फेमस हुई, इसलिए फेमस हुई, इन्होंने आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने का जो है, पूरे देश में खुफिया रेडियो चलाया ताकि लोगों से कनेक्ट किया जा सके, क्रांतिकारी आपस में बात कर सके। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक जो प्रतिरोध था उसको, मतलब एक तरह से जो इनके बीच में विरोध चल रही थी उसको दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया। सिराज फार्मूला भी इसको बोला जाता है। इन्होंने सोचा कि कैसे हम दोनों के बीच में सुलह करा सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम सफलतापूर्वक स्थापना की बात करें तो उसका श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। ठीक, 1948 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं। वहाँ पे वो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन करते हैं और आज़ादी के पक्ष में वहाँ पे से पर्चे, पत्रिका, ये सारी चीज़ें छपवाते हैं। और 1942 में जितने भी वहाँ पे भारतीय रहते हैं, पकड़े गए रहते हैं, उन सभी को ये इकट्ठा करते हैं। मतलब जिस भी माध्यम से वो लोग पकड़े गए रहते हैं उनको ये इकट्ठा करके एक तरह से एक सेना तैयार करते हैं, जिसको ये फ्री इंडियन लीजन बोलते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की एक गठन की, जिसको जर्मनी और जापान दोनों ने सपोर्ट किया था। ठीक, 1947 आता है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति चुने जाते हैं और ये 3 ब्रिगेड बनाते हैं। ठीक, एक सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से ब्रिगेड बनाए थे। 3 बनाए थे, तीनों के नाम। और एक महिलाओं के लिए जो ब्रिगेड बनाया था उसका नाम रखा था इन्होंने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरओ में। ठीक है, 8 नवंबर है एक्चुअली ये 1943 को जापान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप देता है और नेताजी ने इनका नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, जो कि अब चेंज हो गया है शायद। कराची में 20 फरवरी 1946 को हवाई सेना
कि कुछ जो एयरफोर्स रहते हैं, जो भारतीय सैनिक रहते हैं, वो हड़ताल कर देते हैं। और उनका ये था कि भाई अंग्रेजी और भारतीय जो सैनिक हैं उनके बीच में मतभेद मत करे अंग्रेज सरकार, इनका ये मानना था। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1 सितंबर 1939 को, और यहाँ से अंग्रेजों की बैन बजनी शुरू हो जाती है। उनको डर हो जाता है क्योंकि भारतीय भी एक तरह से सारे आंदोलन पर उतर आए थे, और उधर चीन और अमेरिका प्रेशर डाल रही थी अंग्रेजों के ऊपर कि आप भारतीय सेना को भी किसी तरह से भी मनाइए और हमारे साथ युद्ध में लेकर आइए, वरना जापान हावी हो जाएगा। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन होता है, और यहाँ पे जो 1938 का मैंने बताया था, 1939 में जो चुनाव होता है, पट्टा भी सीतारमैया हार जाते हैं। उसके पहले हरिपुरा अधिवेशन हुआ रहता है 1938 में। तभी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा बहुत खटपट शुरू हो चुका रहता है। अच्छा, बात करें सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की, तो चित्तरंजन दास थे, और 1940 में निम्नलिखितों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और ये सारा आप याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, कौन लेके आया था। फिर क्रिप्स मिशन आता है। ये एक्चुअली ये सारे मिशंस क्यों आते हैं, ये भारतीयों को बहलाने फुसलाने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार तो इनके सर पे चल रहा था। इनको चाहिए था भारतीय सैनिकों का सपोर्ट, तो उसके लिए कोई ना कोई पैंतरा, कोई संवैधानिक उपबंध बना के लाते थे कि भाई देखो हम तुमको स्वतंत्र कर देंगे, बाद में स्वराज। पर ये कभी नहीं कहते थे कि तुम्हारे राज्य का जो है बागडोर तुम्हारे हाथ में देके तुमको कानून बनाने का छोड़ दे देंगे, और ये सारी चीज़ें कभी नहीं कहते थे। ये बस ये कहते थे कि आपको ये अधिकार दिया जाएगा, जैसे हमारा देश नहीं, इनका देश है। ठीक है, इसलिए कोई भी जो है भारत की तरफ से इनको एक्सेप्ट नहीं करता था। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें कि ब्रिटिश सदस्य रहते हैं और मजदूर नेता, वहाँ के ब्रिटिश मजदूर नेता रहते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये आते हैं क्रिप्स मिशन लेकर। इसको भी भारतीय जो है स्वीकार नहीं करते। रीजन मैंने आपको बताया क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। 1943 में बहुत भीषण अकाल पड़ता है, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल के साइड में बहुत भीषण अकाल पड़ता है। अनुमानता ये है कि 15 से 30 लाख लोग इस अकाल में मारे जाते हैं, और उसमें अकाल पड़ता है तो उसमें बहुत बीमारियाँ भी फैल गई रहती हैं, मलेरिया, हैजा, चेचक, कुपोषण, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, 1944 में राजगोपालचारी फार्मूला लेके आते हैं ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या किया जाए, मतभेद को ख़त्म किया जाए, और 10 जुलाई को ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसी को सी राजगोपालचारी फार्मूला भी बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे किससे संबंधित था, कब आया था। 1945 में वेवेल योजना आती है। वेवेल भी एक वो रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। तो ये एक फार्मूला लेके आते हैं, ये अपना योजना लेके आते हैं, 1945 में लेके आते हैं। हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर रखी जाएगी वायसराय की कार्यकारिणी में, ये सारे प्रावधान रखते हैं ये। ठीक है, पर इनको भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अंततः आता है कैबिनेट मिशन 1946 में, और इस टाइम प्रधानमंत्री एटली रहते हैं, और 15 फरवरी 1946 को आता है, और ये विचार विमर्श करता है भारतीयों से। और इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स रहते हैं, पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं, और एलेक्जेंडर रहते हैं इस कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन को अंततः जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस 6 जून 1946 को स्वीकार करता है, और 25 जून 1946 को जो है मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेती है। ठीक है, इसके बाद से चुनाव होता है, और मतलब भारत में ही चुनाव कराया जाता है। तो 250 सीटों पे कांग्रेस जीत हासिल करती है, और 73 सीटों पे जो है मुस्लिम लीग मतलब इतना 73 सीटों पे जीत हासिल करती है। और कांग्रेस के पास अलग से 6 सीट भी था, जिसमें सिख लोग जो हैं इनके साथ थे, इस पर भी ये जीत हासिल किए रहते हैं। 3 जून को आता है माउंटबेटन योजना, और फिर उसके बाद से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 जून को 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और 14 जून को आती है कांग्रेस महासमिति की बैठक वगैरह होती है विभाजन के लिए, कि भारत का विभाजन होगा इस चीज़ को लेकर के, और माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाता है इसमें। पर जो गोविंद वल्लभ पंत है, तो ये लोग तो सब स्वीकार कर लेते हैं, पर कुछ लोग रहते हैं जो माउंटबेटन योजना के खिलाफ रहते हैं, जैसे कि आपके चौथराम भिडवानी, किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये लोग जो है विभाजन का जो है समर्थन नहीं करते। वैसे भी एक टाइम में सभी को खुश नहीं किया जा सकता, वही कॉन्सेप्ट रहता है इस वक्त। तो फिर क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक लाया जाता है, और 15 जुलाई को इसको हाउस ऑफ कॉमर्स के, मतलब जैसे ब्रिटिश संसद, जैसे हमारे यहाँ संसद है ना, उसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वहाँ पे क्या होता था, हाउस ऑफ कॉमर्स होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड होता था। तो हाउस ऑफ कॉमर्स में हमारा भारतीय स्वाधीनता जो विधेयक रहता है, ये 15 जुलाई को पास हो जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड में 16 जुलाई को पास हो जाता है। फिर 18 जुलाई को जो है ब्रिटिश सम्राट का यहाँ हस्ताक्षर हो जाता है,
और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत 2 डोमिनियन राज्य में बँट जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक, और इस बँटने के साथ साथ भारत स्वतंत्र भी हो जाता है इसी अधिनियम के माध्यम से। ठीक, और अगर हम इसके थोड़ा सा पहले की बात करें, मतलब स्वतंत्रता से पहले 1 साल पहले की, तो क्योंकि भाई भारत को ऐसे थोड़ी चलाया जा सकता है, कुछ संविधान नियम कानून होने चाहिए ना। तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ये किसके नेतृत्व में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है 2 सितंबर 1946 को। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भी शामिल होती है। पहले तो जिन्ना मानते नहीं हैं, पर बाद में मानते हैं। तो अब फिर 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग अलग हो जाती है बिल्कुल, वो अपना पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाती है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत बढ़ता भी है और साथ ही साथ जो है स्वतंत्र भी हो जाता है। पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो जाता है अपना। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं जनरल बनते हैं हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, बट भारत के गवर्नर जनरल माउंट बैटन ही रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंट बैटन ही थे, कोई और नहीं था। ठीक है, ये इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि भारत में उस वक्त विरोध बहुत सारे चल रहे थे, क्योंकि यू जस्ट कांट इमेजिन भारत में उस वक्त कितनी रियासतें थीं, कितने अलग अलग ग्रुप थे, कितने राज्य बटे हुए थे। यहाँ तक कि अभी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त भी कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ अभी ये शामिल नहीं हुए थे भारत के अंदर, ये लोग बाद में शामिल हुए। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर शामिल होता है और हैदराबाद, जूनागढ़ ये लोग 1 साल बाद 48 में शामिल होते हैं भारत में। ठीक है, और जब हमारा 15 अगस्त को जब ये देश आज़ाद होता है उस वक्त 136 देसी रियासतें, मतलब 136 छोटे छोटे रियासत समझ रहे हैं आप। छोटा सा मान लीजिए ज़मीन का ये इतना सा इतना भाग है तो यहाँ पे कोई राजा है, फिर इतना भाग है यहाँ पे कोई राजा है, इसकी रियासत अपनी है। तो ये इस तरह से सोचिए, उस वक्त 136 देसी रियासतें हुआ करती थी। उन सभी को लाने का श्रेय जो है एक छत के नीचे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एक्चुअली अगर वो नहीं रहते तो शायद ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद से कुछ अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक तरह से ये कंप्लीट कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी फैक्ट थे एक तरह से तब हमने क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखने की कोशिश की, किसके बाद क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई। अब हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं जो इस आंदोलन से बहुत ही संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, एक बार 1925 में, एक बार 1930 में। कांग्रेस का जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था वो कौन था, जॉर्ज यूले। ये देखिए, ये मूल नहीं है, मैं इसको सही कर दूंगी, ये जॉर्ज यूले है। ठीक, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था ये एक आगे की तारीख है जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है। ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जो क्रिप्स मिशन आया था ना, उसको गांधी जी ने इस तरह से कहा था। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। रोलेट एक्ट वही जो 1919 में आया था, वही। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। A.O. ह्यूम 1885 से लेकर 1960 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। ठीक है, और 1960 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ डेट में मिस्टेक है, ये मैं सही कर दूंगी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यंग वंग आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो को माना जाता है। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, एक तरह से सामाजिक सुधारिक आंदोलन, तो उससे संबंधित थे ये। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है, राजा राममोहन राय ने। ये वही हैं जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, यस, ये डिजर्व करते हैं। इन्होंने एक तरह से पूरे देसी रियासतों को एक छत के नीचे लाए थे ये। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी। और गोखले के गुरु कौन थे, आध्यात्मिक और राजनीतिक, ये थे M.G. रनाडे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, भगत सिंह ने लगाया था। कब, हमने एक बार अभी देखा था इसके पहले, जब वो असेंबली में बम फेंकते हैं बटुकेश्वर दत्त के साथ, तो यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। ये बहुत ही निर्णायक समय था एक तरह से भारतीय धर्म को रिप्रेजेंट करने का। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की है। यस, यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में मिल जाएगी। और एक और बात की, जो मैं पीडीएफ बनाती हूँ ना, ये वोकल ऐप है उससे बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत कहीं आपको वर्ड में मिस्टेक मिल जाएगा, तो उसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं वो चीज़ें सुधार कर लूँगी। और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में मिल जाएगी। और इसके बाद से मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको 3-4 वीडियो और मिलेंगी, जो कह लीजिए एक तरह से होल कंप्लीट वीडियो रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की, जो जो बची हुई है। जैसे पॉलिटी हो चुकी, हिस्ट्री भी यहाँ कंप्लीट हो गई, एनसीएन का कुछ पार्ट बचा है उसको हम देख लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। और साइंस और ईवीएस की वीडियो मैं जल्दी ही देने की कोशिश करूँगी। तो ये चीज़ें करने के बाद से आपका एक तरह से बिहार का सिलेबस जो मैंने बोला था प्राइमरी के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें हमें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लें। और एक और बात, आप मेरे जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, वो ज़रूर जाके देखिए। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल पे टेलीग्राम पे जितने भी आपको पिक्स मिल जाएंगे, जितने भी इमेज मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर जाके देख लेंगे। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी प्रीशियस चीज़ है वहाँ पे। जितने भी इंपॉर्टेंट जीएस के फैक्ट होते हैं ना, मैंने उसको ट्रिक के फॉर्म में वहाँ बताया है। तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाके इमेज देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत फनी ट्रिक के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।